We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन और रूस का अब ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे ईरान को चीन और रूस का समर्थन मिल रहा है। ईरान युद्ध को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने फोन पर बात की। चीन की ओर से कहा जाता है कि हॉर्मुज में तनाव का समाधान केवल युद्ध रोकने और जल्द से जल्द सीजफायर लागू करने से ही संभव है। वहीं वांग यी कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के नाते चीन और रूस को निष्पक्ष और संतुलित रुख अपनाना चाहिए। रूस ने भी बढ़ते संघर्ष पर चिंता जताते हुए ये कहा कि सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद हो जानी चाहिए। तो पश्चिम एशिया में युद्ध को शुरू हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अमेरिका इजराइल लगातार जो हमले हैं वो कर रहे हैं, वहीं ईरान भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीन और रूस एक बड़ा खेल कर सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, अब यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज का जो मुद्दा है उसे लेकर चीन और रूस एक बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चीन और रूस इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को पीछे से समर्थन दे रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और रशिया के द्वारा ईरान को इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया जा रहा है, और भले से ही चाइना और रशिया इस बात को न कहें, लेकिन उनका एक बैक चैनल से एक सपोर्ट जो है ईरान की इस्लामिक रिजीम को अवश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि चाइना और रशिया कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन इस युद्ध में नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो चाइना और रशिया की यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका को घेरने की, उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उलझाए रखने की जो रणनीति रहती है, उसके तहत चाइना और रशिया इस मौके का जो इस्तेमाल है वो अवश्य करेंगे और अवश्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि चाइना और रशिया को भी इस बात को समझना होगा कि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक लंबे समय तक बाधित रहता है, हालांकि चाइना के शिप्स तो वहां से गुजर रहे हैं और हाँ, चाइना चीन के शिप्स को यहाँ पर ईरान गुजरने दे रहा है जी। तो ऐसे में लेकिन जो वहां पर डिसरप्शंस आ रहे हैं और उस क्षेत्र में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है, जिसको कि अमेरिका ने अभी तक वहां पर कोई बड़ी जो कार्रवाई की धमकियां तो अवश्य दी है, लेकिन कोई बड़ा ऑपरेशन अभी तक नहीं किया है, तो ऐसे में ये जो पूरा क्षेत्र है वो चाइना के लिए भी बंद हो सकता है, चाइना के लिए भी बाधित हो सकता है। यदि ईरान को वहां पर युद्ध करना पड़ता है तो युद्ध की स्थिति में वहां पर सिर्फ गुजर नहीं पाएंगे, ये बात भी स्पष्ट है। तो इसी वजह से इस बात की भी नितांत आवश्यकता है कि चाइना और रशिया, जिनके की संपर्क ईरान की इस्लामिक रिजीम के साथ गहरे तरीके से है, वो भी इस बात के लिए इस्लामिक रिजीम को कन्विंस करें कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, वो बातचीत करें, और चाइना और रशिया ये रोल प्ले कर सकते हैं। उसी तरीके से भारत भी जो संपर्क बनाए हुए हैं, भारत भी अपने प्रयास करेगा। और जहां तक यूरोपियन एलाइज हैं, जो अन्य अमेरिका के जो एलाइज और पार्टनर्स हैं, उनको अमेरिका और इजराइल को भी समझाने की जरूरत है कि वो जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं ईरान के, उन्होंने रूस के साथ फोन पर बातचीत की और उन्होंने सरगेई लावरोव से ये भी कहा कि इजराइल और यूएस हमारे सभी औद्योगिक ढांचों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों और जो रिहायशी इलाके हैं और परमाणु केंद्रों को निशाना बना रहा है। इन दोनों के हमलों का असर पूरे इलाके और दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या रूस और चीन के जरिए जो लगातार जो इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान? जी जरूर ऐसा करेगा वो, और कोशिश तो यही होगी। और रशिया और चाइना भी इस मौके का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से देखता हूं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, यदि इसका फर्दर एस्केलेशन होता है, यदि ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाता है, तो इससे दुनिया का हर एक राष्ट्र, दुनिया का हर एक व्यक्ति प्रभावित होगा। चाइना और रशिया भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और ऐसे में चाइना और रशिया को यहाँ पर कोई टैक्टिकल एडवांटेज देने के बजाय इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध कैसे यहाँ पर युद्ध विराम हो, क्योंकि ये उनके भी हित में नहीं है, अमेरिका के हित में भी नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है कि युद्ध बहुत लंबा खींचे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अमेरिका, रशिया और चाइना ईरान की इस्लामिक रिजीम पर किसी तरीके का कोई दबाव बना पाते हैं कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार करें उसे या नहीं। लेकिन यदि कभी कोई ऐसी कोशिश चाइना और रशिया अगर पुरजोर तरीके से करेंगे, तो मेरा मानना है कि इस्लामिक रिजीम पर इसका जरूर असर पड़ेगा। और लेकिन वर्तमान समय में तो ये अवश्य दिखता है
कि जो चाइना और रशिया है वो इस पूरी स्थितियों को में वो टैक्टिकल तरीके से उसका एडवांटेज लेने की कोशिश वो जरूर करेंगे। लेकिन ये सर यहाँ पर एक जाते जाते एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अकेले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा उनके जो पहले के बयान थे वो चेतावनी तो लगातार दे रहे हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो फिर वो अपने दावों से पलट जाते हैं, फिर कोई और बयानबाजी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ईरान जो है वो मजबूत तरीके से पलटवार करते हुए नजर आ रहा है और कहीं भी झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि जब तक दुश्मन को हम नहीं झुका देते तब तक ईरान हमले करता रहेगा। और मिडल ईस्ट में इस वक्त खलबली मची है, कई देशों पर जो मिसाइल हमले हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अहम सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब थक गए हैं? क्योंकि उनके साथियों ने ही उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद वो बौखलाए। उन्होंने कहा कि जाके खुद तेल ले लीजिए आप हॉर्मुज से, क्योंकि सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है इसको खुलवाने की। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और वो ऑलरेडी बहुत कुछ गंवा चुके हैं। अमेरिका ने उनकी रिजीम को बहुत बड़े सेटबैक्स दिए हैं। आयतुल्लाह खामनेई को ही एलिमिनेट कर दिया है, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, और ऐसे में वो जो रिजीम है वो भूमिगत स्थानों से कार्रवाई करने पर मजबूर है। उनके पास तो खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी शहादत दे देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन युद्ध करेंगे। तो ऐसे में ये जो उनकी अंदर भावना है वो इस ऐसे व्यक्ति की भावना है या ऐसे एक रिजीम की भावना है कि जिसके के पास बहुत कुछ गंवाने का बचा नहीं है। लेकिन मैं इतना और कहना चाहता हूं कि इस रिजीम के पास गंवाने का तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन पाने के लिए भी पूरी दुनिया बाकी है। अगर वो अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो उनके लिए दुनिया के दरवाजे अभी भी खुल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वो करेंगे, इसके ऊपर अभी हमें देखना होगा। अभी इसके ऊपर मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट्स हैं कि वो अपने अप्रोच में कोई बदलाव लाएंगे। अभी कोई संकेत तो नहीं दिखाई देते। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि वो उस युद्ध में हारने का कोई इनके पास ऑप्शन है। वो हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका ऐसा एफोर्ड करेगा नहीं। अमेरिका इस तरीके के युद्ध हारता नहीं है। अमेरिका के पास उसके आर्सेनल में बहुत सारे बड़े से बड़े एक्सट्रीम वेपन्स मौजूद हैं कि जिसके के माध्यम से वो पूरे इस्लामिक रिजीम को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। और अमेरिका, जाहिर है कि आपने देखा होगा कि कभी भी थक के अगर वो कहीं निकल गया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई सामने बैटल चल रही है और वहां अमेरिका विड्रॉ कर ले, ये नहीं हो सकता। तो अमेरिका के पास और इजराइल के लिए तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि अमेरिका निकल गया तो फिर इजराइल का क्या होगा, जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र उनका क्या होगा। तो अमेरिका के पास वहां से विड्रॉ के कोई ऑप्शन नहीं है और अमेरिका इस लड़ाई को लड़ेगा। हाँ, लेकिन जहां तक अन्य एलाइज और पार्टनर्स का प्रश्न है, तो यहाँ पे अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं चाहता कि ये जो युग है युद्ध का युग बने। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि युद्ध का युग नहीं है, लेकिन इस युग को युद्ध का युग बनाने की साजिशें बहुत चल रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूरोप भी नहीं कर रहा है, भारत भी नहीं कर रहा है, विश्व का कोई भी जिम्मेदार राष्ट्र नहीं चाहता। वेस्ट एशिया के एलाइज और पार्टनर्स भी ये नहीं चाहते कि ये युग युद्ध का युग बने। इसीलिए आज तक उन्होंने सारे हमलों को सहने के बावजूद भी कोई रिटेलिएशन नहीं किया है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ये रीजनल वॉर भी बने। ग्लोबल वॉर तो बड़ी दूर की बात है। वैसे में मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सपोर्ट अगर अमेरिका को नहीं मिला है तो उसका आशय ये नहीं है कि वो अमेरिका के साथ नहीं है या अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। बस इसका आशय ये है कि वो नहीं चाहते कि इसका कोई ग्लोबल एस्केलेशन हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने समझा यहाँ पर जो भारत है वो मजबूत कूटनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी संसद से जो बड़ा संदेश दिया गया कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो पूरी दुनिया पर इसका गंभीर जो परिणाम है, जो नतीजे हैं, वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन भारत यहाँ पर मजबूत स्थिति में बना हुआ है। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है। भारत यहाँ लीड करता हुआ नजर आ रहा है। कई देशों के साथ भारत यहाँ पर संपर्क में है और भारत जो उसका जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसे लेकर कड़े कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की जो कोशिशें थी, पाकिस्तान जो मध्यस्थता की लगातार जो कोशिशें कर रहा था, जो परपंच कर रहा था, जो पंचायत कर रहा था, उसको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने सीजफायर की शर्तों को नकार दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।